लेकिन इस बीच संजीव आप बताइए, डिप्लोमेटिक चैनल भी वहां पर एक्टिव हो रहे हैं। अगला मूव क्या होगा ईरान का, इसको लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, क्योंकि फार्स की तरफ से ये खबरें हैं, उसने बाकायदा वीडियो जारी किया है कि कैसे 7 अलग अलग जगहों पर जो एयर बेस हैं अमेरिका के वो टारगेट पर हैं, उसे निशाना बनाया जा सकता है। समंदर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये IRGC की तरफ से वीडियो सामने आ चुका है। लेकिन क्या रशिया स्ट्रेटेजी तय करेगा या रशिया के साथ मिलकर आगे के कदम को तय किया जाएगा? क्योंकि पिछले कुछ घंटों से ईरान की तरफ से कोई नया फ्रेश अटैक नहीं हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स का। संजीव, देखिए, रूस क्या कर सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने युद्ध से कितना अपने आप को फ्री पाता है, और रूस इस बात पर भी सहयोग करने की उसकी क्षमता निर्भर है कि अगर यूक्रेन को और भी ज़्यादा, हाल के दिनों में उनकी जो वेपन सप्लाई है वो कम कर दी गई है, और भी ज़्यादा सप्लाई कर दी जाती है, तो उस नए फ्रंट के एग्रीवेट होने के बाद वो कितना ज़्यादा ईरान के साथ खड़ा हो पाता है। यानी कि उसके गले में पहले से एक चक्का है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली फुट ऑन ग्राउंड वाली जो बात होती है वो कर पाएगा, एयर सपोर्ट दे पाएगा, इस बात की संभावना कम नज़र आती है। अब मैं चीन की बात कर लेता हूँ। देखिए, चीन कितना बड़ा सहयोगी है। हॉर्मूज़ के बंद होने की आशंकाएं आ गई हैं। जो जलमार्ग हॉर्मूज़ का है वहाँ से जाने वाला तेल चीन को भी पहुँचता है, और चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की अब से कुछ देर पहले एक प्रतिक्रिया आई है, और उन्होंने इस प्रतिक्रिया में कहीं भी ये जाहिर नहीं किया है कि वो मानते हैं कि ईरान को ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है कि ये एक पर्शियन गल्फ और सराउंडिंग वाटर्स के लिए बड़ा वाइटल चैनल है, और इंटरनेशनल गुड्स और एनर्जी ट्रेड इससे होता है, और इसको सेफगार्ड करना उस क्षेत्र की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये बंद अगर हो जाए तो उस क्षेत्र की स्टेबिलिटी जो है वो बाधित हो जाती है, और इसीलिए जब जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीन को भी प्रसन्नता नहीं होगी ईरान से। ईरान अपना समर्थन खोएगा अगर वो हॉर्मूज़ को बंद करता है तो। और तीसरी बात ये है कि भले ही अपने नेवी पावर की बातें आज कर रहा है, पर 36 घंटे पहले की ही तो बात है, अरेबियन सी से टोमाहॉक मिसाइल जब दागी जा रही थी, और वो दागी जा रही थी इस फहान और नतान्ज पे, बिल्कुल, तो फिर उस वक्त कहाँ थी ईरान की वो जो फिनोमिनल नेवी है जिसकी बात हो रही है। और ये बातें जो है पॉस्चरिंग के लिए हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इन सब बातों के ज़रिए एक ऑनरेबल एग्ज़िट की तलाश है, जो आज की तारीख में ईरान को चाहिए। एक सम्मानजनक तरीके से कोई बात ऐसी हो, और वो ऑनरेबल एग्ज़िट देने के लिए तैयार नहीं है इजराइल और अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कल कहा था कि वो रेजीम चेंज में यकीन नहीं रखते हैं, जो पहली प्रतिक्रिया थी, याद रखिए। और अब उनका ये कहना है कि क्यों नहीं रेजीम चेंज हो सकता है, मेक ईरान ग्रेट अगेन मीगा, उन्होंने ऐसे कुछ कह दिया है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और उन हमलों में ये देखा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पर, जैसे कि आप भी कह रहे थे, उनका निशाना है। धीरे धीरे जो अंग्रेजी में कहते हैं वेयरिंग आउट थिन, यानी कि धीरे धीरे ईरान की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। एक्टिव सपोर्ट कहीं किसी भी क्वार्टर से उनको नहीं मिल रहा है, ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा। आज रूस में भले ही अराकी साहब मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई मटेरियल सपोर्ट आएगा इस बात की संभावना बहुत कम नज़र आती है। और ऐसे में लग यही रहा है कि हर बीतता घंटा ईरान के लिए मुश्किलों का सबब होता जा रहा है। बहुत मुश्किल का सबब है। और रशिया का मूव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने क्या किया? कुछ खास किया नहीं संजीव, क्योंकि लगातार आपसे इस पर बात हो रही है। 2 दिन तक वहां पर बैठक चली, और सारा दिन चले और चले वही 2.5 कोस जो कहते हैं।